हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरफराज है। मैं यहाँ पे एज एन एचआर वर्क कर रहा हूँ डायमंड और कंसल्टिंग में। हेलो, मेरा नाम केसरी है और मैं यहाँ पे एचआर रिक्रूटर हूँ डायमंड और कंसल्टिंग में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एजेंसी चैनल से रिलेटेड होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं इंटरव्यू के दौरान, या एजेंसी चैनल में बेसिकली वर्क क्या होता है। एक इंटरव्यूअर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपको उसके क्वेश्चन के कैसे टैकल करना है इंटरव्यू पे। तो पहले हम बता देते हैं एजेंसी चैनल होता क्या है। एक्चुअली एजेंसी चैनल होता है एजेंट्स रिक्रूट करना। यहाँ पे जैसे कि हम मैक्स लाइफ ले लेते हैं, मैक्स लाइफ में AADM की प्रोफाइल होती है, एसोसिएट एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर। वो अपने अंडर एक एजेंट्स रिक्रूट करता है जो कि उसके बिहाफ पे या उसके लिए उसका बिजनेस क्रिएट करते हैं, बिजनेस ला के देते हैं। उन एजेंट्स को कमीशन मिलता है, जैसे कि वो ऑफ रोल जो जॉब होती है, और जो एजेंसी मैनेजर होते हैं उनको इंसेंटिव मिलता है। अब हम मान लेते हैं जैसे कि एक एजेंट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करता है, तो एक क्लाइंट को उसका प्रीमियम पे करना पड़ता है। जब भी वो क्लाइंट उसका प्रीमियम पे करता रहेगा तब तक उसको एजेंसी मैनेजर को उसका इंसेंटिव जाता रहेगा। और ये थोड़ा बेनिफिशियल है किसी और के लिए। माने कोई एक अदर जॉब कर रहा है, अब अगर वो साइड में भी कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो एजेंट बन सकता है। एक ऑफ रोल हो गया, अगर वो साइड बाय साइड अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करता है तो उसको कमीशन मिलेगा, ये उसके लिए अच्छी बात है। तो मेरी कलीग ने यहाँ बखूबी समझाया कि एजेंसी चैनल होता क्या है। मैं एक ओवरव्यू शॉर्ट में दे देता हूँ। एजेंसी चैनल में बेसिकली काम क्या होता है, एक हम जो बंदा ढूंढते हैं एजेंसी चैनल में, ऐसा बंदा ढूंढते हैं जिसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा बिल्ड है मार्केट में। उसको क्या करना है, वो इंश्योरेंस कंपनी के पेरोल पे आके उसको अपनी खुद की ओवरऑल एक टीम खड़ी करनी है जिनको हम एजेंट्स बोलते हैं। उन एजेंट्स के थ्रू उसको बिजनेस जनरेट करवाना होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करवानी होती है, जिसके ऊपर जो एजेंसी मैनेजर रहेगा उसकी सैलरी फिक्स रहती है, प्लस वो इंसेंटिव के लिए लायबल रहता है। और जो इसके अंडर में एजेंट्स होते हैं उनका कमीशन मिलता है। जितना वो बिजनेस ला के देते रहेंगे उनको उतना कमीशन मिलता रहेगा। तो ये तो रहा कि प्रोफाइल एजेंसी चैनल में एजेंसी मैनेजर को क्या काम करना होता है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसका जो CTC रहता है बहुत मिनिमल सा होता है, बट इंसेंटिव इसमें सैलरी से भी डबल अपना क्रिएट कर सकता है एक एजेंसी मैनेजर। और इट्स अ लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू एडवाइजर्स ऑल्सो। वो ना अपने नीचे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। जो लोग अब ऐसी सिचुएशन में हैं कि कहीं जॉब नहीं कर पा रहे या फिर एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए वो इधर उधर सर्च कर रहे हैं, क्योंकि सैलरी में ना घर ही चल पाता है, सिर्फ गुजारा होता है, अपनी नीडफुल चीज़ें या अपने शौक को पूरा नहीं कर सकता एक आदमी। तो इसीलिए एडवाइजर्स को ये ज़्यादा बेनिफिट होता है कि वो अपनी प्राइमरी जॉब के साथ साथ किसी भी एक इंश्योरेंस कंपनी के ओवरऑल बेसिस पे काम करने के लिए रेडी हो जाता है, जिस पर उसका अच्छा खासा कमीशन रेडी हो जाता है। जैसे कि हम अपने CEO सर हैं, राहुल माथुर सर, उनका एग्जांपल भी ले सकते हैं। वो आदित्य बिरला में एज उन्होंने एजेंसी रोल में काम किया हुआ है, तो वो खुद बताते हैं ऐसा, मतलब सबको एग्जांपल देते हैं अपना, कि उनकी सैलरी एक अलग थी, लेकिन उन्होंने जितना भी बड़ी चीज़ें खरीदी हैं, लाइक घर कार वगैरह जो भी बनाए, उन्होंने इंसेंटिव से ही कमाया है। और वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने अपनी एजेंसी को 16 साल दिए हैं कम से कम। बिल्कुल, सेल्स रोल में ना सैलरी पे इतना डिपेंडेंट रहना ही नहीं चाहिए। मतलब जितने भी ड्रीम्स पूरे करने हैं वो सब इंसेंटिव्स होते हैं, सैलरी से सिर्फ गुजारा होता है। तो एजेंसी चैनल में इंटरव्यूअर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर की टेक्निक है क्या। वो अलग अलग इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, उसका नेचर कैसा है, वो किस मेथड को फॉलो करके चल रहा है, या उसका क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का। वो वेरी करेगा डिफरेंट पर्सन टू डिफरेंट। तो उसका तो हर एक मैनेजर का इंटरव्यू का तरीका अलग होता है, क्राइटेरिया सिलेक्शन का अलग अलग होता है उन सबका। बट जो मेन चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं, वो सबसे पहले चेक करते हैं एक कैंडिडेट का नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, वो मार्केट में जाता कितना है, वो फील्ड वर्क कितना करने के लिए रेडी है, कौन अपने करियर को लेके कितना पैशनेट है, वो कितना उसको भूख है बड़ा बनने की। दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल वो चेक करता है कि वो ऐसा ना हो कैंडिडेट कि मजबूरी में इस इंडस्ट्री में आ गया है कि कुछ नहीं मिल रहा था तो यहीं करके देख लेता हूँ। उसको पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, वो क्या यहाँ पे बन के निकल सकता है, क्या अपना करियर देखता है इस लाइन में। तीसरा, कॉन्फिडेंस तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ उसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हुआ होना चाहिए जिस वजह से उसको
कॉन्फिडेंस आता है। अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को अच्छा होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर उसने क्या काम किया है प्रीवियस में। तीसरा, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, जो कि एक एजेंसी मैनेजर में होना चाहिए, एक लीडर की उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने एडवाइजर्स को कैसे रिक्रूट करेगा, उनको कैसे डेवलप करेगा, उनको कैसे मैनेज करेगा। उसको खुद बिजनेस नहीं सोर्स करना है यहाँ पे, उसको अपने एडवाइजर्स के थ्रू सोर्स करवाना है बिजनेस। तो एक लीडर, उसको एज ए लीडर अपने आप को प्रूव करना होगा इंटरव्यू के टाइम पे। हाँ तो सरफराज, चलिए कुछ अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम सरफराज है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने जो ग्रेजुएशन की हुई है वो IIMS नोएडा से की हुई है, BBA कोर्स किया हुआ है मैंने। मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है वो सेल्स में रहा है 2 साल का, और अब मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ आदित्य बिरला में। BBA करी हुई है, ओके। तो आपकी कोई हॉबीज वगैरह नहीं है? मेरी ऐसा सच कोई हॉबीज नहीं है, बट मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है, मुझे मैच देखना बहुत पसंद है। तो टीवी में, मतलब टीवी में सिर्फ मैच देखते हैं आप? नहीं, मैच तो मैं फ़ोन पे भी देख लेता हूँ। चलिए ठीक है, बताइए किस कंपनी में अभी आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है? अभी मैं वर्किंग हूँ। ओके, किस कंपनी में? एक FMCG कंपनी है, उसमें एज ए डिस्ट्रीब्यूटर में वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो मतलब कैसे सेल्स करते हैं आप, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी? मैं एज अ टीम लीडर यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। एज अ टीम लीडर, नॉट ऑन पेपर बट एज अ मैं एक ऑफ रोल एक टीम मैनेज कर रहा हूँ, जिसमें मेरे डिस्ट्रीब्यूटर मेरे नीचे काम करते हैं, जो भी कमीशन बेसिस पे हैं। उनको थ्रू मैं अपना नेटवर्क बिल्ड करके वो मुझे कुछ लीड्स ला के देते हैं मार्केट से, और वो खुद भी सेल करने में मेरी हेल्प करते हैं। तो उनके थ्रू मैं ऐसे सेल करता हूँ मार्केट में जाके। तो टीम लीडिंग का कितना एक्सपीरियंस है आपको? मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे ऑफ रोल टीम मैनेज करता हुआ आ रहा हूँ। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर मेरे अंडर में है, जो कि 2 साल से जब मैं कंपनी में लगा था तब से ही मेरे नीचे काम कर रहे हैं। तो अभी आपके अंडर टीम है, अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर उस टीम का क्या होगा? मैं उन्हीं अपनी टीम को कन्वर्ट कर लूँगा यहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ, जितना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, इतना शायद ही FMCG में पोटेंशियल होगा। क्योंकि FMCG इंडस्ट्री का जो मैं अभी तक एक्सप्लोर कर पाया हूँ, उसमें 4 to 5 to 6 मैक्सिमम 6% की ग्रोथ है। बट जैसे कि मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऑब्जर्व किया है, इवन इन कोविड टाइम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो बूम आया है, वो आई डोंट थिंक सो कि किसी और इंडस्ट्री में आया होगा। तो क्या टारगेट रहता है आपका वहाँ पे? अभी जो हमारा टारगेट रहता है, उसको सक्सेसफुली अचीव करना। कितना होता है वैसे आपका टारगेट? ये डिपेंड करता है मंथ ऑन मंथ। जैसे हमारा फेस्टिवल सीजन में अलग टारगेट रहता है और नॉन फेस्टिवल सीजन में अलग टारगेट रहता है। तो एवरेज अगर लिया जाए तो 15 to 16 lakhs पर मंथ का हमें अचीव करना होता है। तो FMCG से हम लाइफ इंश्योरेंस में ही क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि जैसे मेरी अपने रिक्रूटर से बात हुई थी, मुझे लगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ उस प्रोफाइल से। सेम प्रोफाइल मेरी यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, और सेम प्रोफाइल मेरी यहाँ पे रहेगी, जिसमें कि मैं इंसेंटिव काफ़ी कम कमा पा रहा हूँ अपने करंट इंडस्ट्री में, जिसमें कि मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, मेरे पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो इतना मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर सेम हार्डवर्क के साथ, सेम पोटेंशियल के साथ काम करूँगा, तो मैं बहुत जल्दी ग्रो भी कर पाऊँगा और सारी चीज़ें इजीली मैनेज भी कर पाऊँगा। तो सरफराज देखिए, अभी आप आदित्य बिरला में इंटरव्यू देने आए हैं एजेंसी के लिए, ठीक है? आपको पता होगा आदित्य बिरला एक ग्रुप है बहुत बड़ा, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस भी और भी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बाई चांस अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में अच्छा नहीं कर रहे हैं, कभी आपका मन किया, तो आप क्या करेंगे? आप स्विच करना चाहेंगे या फिर लाइफ इंश्योरेंस में आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे? देखिए सर, मेरा मानना ये है, अगर मैं यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाया तो फिर मैं कहीं भी मैनेज नहीं कर पाऊंगा। एक इंडस्ट्री बदल लूँगा, 2 इंडस्ट्री बदल लूँगा, कब तक बदलूँगा? मुझे भी तो एट द एंड ग्रोथ चाहिए ना, मुझे भी अपना नाम बनाना है मार्केट में। तो छोटी सी दुनिया है, कभी ना कभी फिर मैं आपको मिलूंगा। क्या पता यहाँ नहीं तो किसी और कंपनी में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप ऑब्वियस सी बात है मुझे रिजेक्ट कर देंगे। ओके, एज कितनी है आपकी? अभी मेरी 26 है। तो आप अनमैरिड है या मैरिड? अभी मैं अनमैरिड हूँ। शादी वादी का प्लान हुआ? अभी रिसेंट में अभी कोई प्लान नहीं है। लोकेलिटी आपकी दिल्ली है? मैं ब्राउन एंड वाटर नहीं है। तो फिर तो आपको दिल्ली की अच्छी खासी जानकारी भी होगी। मतलब ग्रेजुएशन के बाद से जब से मैंने यहाँ पे कंपनी में ज्वाइन किया, तब से मैं प्रॉपर फील्ड में ही रहता हूँ। मेरा सारा फील्ड वर्क रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना, सेल्स पे जाना, कस्टमर से मिलना, सारा मैं फील्ड पे रहता हूँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया हुआ है, इवन दिल्ली और उस बाहर भी मैं गया हूँ। ओके, तो कभी आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको सिटिंग जॉब करनी है, चलिए हम ऑफर कर रहे हैं आपको सिटिंग जॉब करने के लिए, तो आप क्या फील्ड सेल्स चुनेंगे या फिर सिटिंग जॉब?
एज पर मी फील्ड वर्क ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि अपने दोनों के बेनिफिट भी हैं, दोनों के नुकसान भी हैं। बेनिफिट मैं ये समझता हूँ कि आप ना फेस टू फेस जाके खुद डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट करें, तो आपको पर्सनली उससे मिलने का मौका मिल रहा है, पर्सनली आप उसकी रिक्वायरमेंट जान पा रहे हैं। एक कॉल पे बिजनेस कनेक्ट करना आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा रिलायबल रहेगा, क्योंकि कस्टमर भी इतनी जल्दी नहीं भरोसा कर पाते। आजकल इतना फ्रॉड हो रहा है कॉल पे, तो इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते जितना फेस टू फेस कर पाते हैं। तो मुझे बताइए आप एजेंट्स कैसे बनाएंगे? एजेंट्स, अभी मेरे पास खुद का कुछ डेटा है एजेंट्स का, जो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मेरे अंडर में वर्क कर रहे हैं। मैं उन्हीं को इंश्योरेंस के बारे में बता के, अवेयर करा के, उन्हीं को अपने एजेंट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ और सेम वर्क करते रहेंगे। तो आपके फैमिली मेम्बर्स में भी कोई है जो अगर आप उनको पिच करें कि मेरे लिए एजेंट बन जाओ और वो कह दे कि हम बनेंगे? जैसे कि मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, तो उनका काफ़ी मिलना जुलना लगा रहता है। मैं अपने पापा को इसके लिए इंकरेज कर सकता हूँ। वो ऑब्वियसली बात है, पेरेंट्स हैं तो वो इंकरेज करेंगे मुझे आगे बढ़ने के लिए। और मेरे कुछ कजन्स हैं जो कि गवर्नमेंट लाइन में हैं, कुछ टीचिंग लाइन में हैं, एक दो डॉक्टर भी मेरे नॉन में हैं, कुछ सीए को मैं जानता हूँ, तो मैं उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकता हूँ अपने अंडर में एज एन एजेंट रिक्रूट करने के लिए। एट द एंड है तो ये एज ए फ्रीलांसिंग ही वर्क में, उनको अपना कुछ काम छोड़ के नहीं आना, बस सिर्फ एक लीड ला के देनी है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि मैं उनके साथ जाके उसको क्लोज कराता हूँ और उन तक कैसे कमीशन पहुँचाता हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपने बोला कि आपको एफएमसीजी से लाइफ इंश्योरेंस वाले को यहाँ पे ग्रोथ है, तो मुझे ये बताइए लाइफ इंश्योरेंस में मोस्टली लोग बैंक में जाना प्रेफर करते हैं, पर आपने एजेंसी ही क्यों चुना? जैसा कि ना मेरी भी डिमांड स्टार्टिंग में यही थी अपने रिक्रूटर से कि मुझे बैंक का चैनल में जाना है, बट एज पर द इंडस्ट्री जितना मुझे मेरे रिक्रूटर ने मुझे बताया कि बैंक का चैनल में ना इतना इंसेंटिव प्लान नहीं होता है, इंसेंटिव परसेंटेज कम होता है। सेम वही वाली बात आ जाती है कि थोड़ा सा बिजनेस बैंक खुद करके देता है, इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकते, बैंक पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, रिलेशन बिल्ड करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है मैं खुद की अपने नॉन पर्सन्स की टीम बनाऊं, मैं खुद जाके इंडिविजुअल जाके इंटरेक्ट करूं कस्टमर्स के साथ और खुद जाके उसको सेल्स में कन्वर्ट करूं। कितना सीटी से अभी आपको? अभी मेरा 2.5 लाख है, प्लस मेरे कुछ इंसेंटिव्स रहते हैं। क्योंकि आप 100% अचीव कर लेते हैं जैसे कि आपने बताया। 100% अचीव या फिर उससे अबव भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम 100% अचीव नहीं करते तो हमारी सैलरी को कुछ पार्ट कट हो जाता है। तो आपकी एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या रहेगी? एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स, जो आपकी कभी कंपनी का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितना मुझे बताया गया है, जितना मैंने जेडी पढ़ के समझा है, यहाँ पे शायद सीटीसी एंट्री लेवल पे कम रहता है, बट मैं इंसेंटिव काफ़ी ज़्यादा अच्छे अर्न कर सकता हूँ। तो अभी मुझे इंसेंटिव पे फोकस करना है, सैलरी मेरे लिए इतना मैटर नहीं करती। जैसे कि अभी आपकी 2.5 सीटीसी, अगर हम आपको 20 से 25% सीटीसी प्रोवाइड करवाते हैं तो आप उसके लिए कंफर्टेबल हैं? 25% क्या है? एज पर माई डिमांड एंड माई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज पर माई इंटरव्यू, विच एवर लाइक यू कैन गिव मी दैट आई एम कंफर्टेबल। तो नोटिस पीरियड क्या रहेगा आपका? अभी जो मेरा नोटिस पीरियड है वो 60 डेज का है, बट ये नेगोशिएबल है, मैं अपने एचआर से बात करके नेगोशिएट करवा सकता हूँ इफ आई विल सिलेक्ट 30 डेज। 30 डेज और आई विल ट्राई टू मिनिमाइज। तो आपको ये पता है P20 P40 की जानकारी है आपको? हाँ, मुझे मेरे रिक्रूटर ने बताया था, अगर मैं शॉर्टलिस्ट होता हूँ या फिर आपको मतलब कुछ मेरे एजेंट्स का डेटा चाहिए कि हाउ आई विल रिक्रूट द एजेंट या किन लोगों को मैं अप्रोच करूँगा, तो मुझे एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करनी होगी जो कि मेरी रेडी है, सिर्फ मैं लाया नहीं। आप जब पूछोगे मैं उस दिन लाने के लिए रेडी हूँ। मेरी वो लिस्ट तैयार है जिसमें मेरे 20+ एडवाइजर्स का डेटा है जो कि रेडी है मेरी टीम में रिक्रूट होने के लिए। तो आपको P20 P40 में A ग्रेड और B ग्रेड के बारे में जानकारी है? हाँ, मुझे पता है, कुछ A ग्रेड क्लास के एडवाइजर होते हैं जिनके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। B ग्रेड में उस तरह के एडवाइजर से जिनको मैं जानता हूँ बट नॉट पर्सनली, किसी के थ्रू मैं उनको जानता हूँ, तो शायद वो इतना जल्दी मुझसे कनेक्ट ना कर पाए, उनको शायद थोड़ा सा टाइम लगे, बट वो जानते हैं मुझे। तो आप ट्रैवलिंग मार्केटिंग में मतलब कि कंफर्टेबल है? जैसे कि सारा मेरा फील्ड वर्क ही रहता है, मैं अपना मेरा खुद का 2 व्हीलर है, मैं उसी से ट्रैवल मैनेज करता हूँ। अपने एडवाइजर, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना, फील्ड पे जाना, कस्टमर से मिलना, कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल करना, सारा मेरा फील्ड वर्क रहता है। एक अच्छे टीम लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए?
जैसा मैं जानता हूँ एक टीम लीडर हमेशा अपना भला ना सोचे, अपनी टीम का भला सोचे, उनके थ्रू खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करें। ये नहीं कि मैं खुद बड़ा बन जाऊँ, टीम को एक साइड में रखते। टीम बड़ी बनेगी तो अपने आप में ग्रोथ करूँगा। अगर मेरा एडवाइजर ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर पा रहा है तो एट द एंड मैं ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर पा रहा हूँ। मेरे में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। हाँ तो सरफराज, मेरे क्वेश्चंस इतने ही थे। अब आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो। मुझे ये एक चीज़ पूछनी थी कि क्या मेरी टाइमिंग फिक्स रहेगी या कभी कभार मुझे ज़्यादा काम भी करना पड़ सकता है रुक के? देखिए सरफराज, ये बात आप जॉब जो कर रहे हैं टाइमिंग नहीं है, आपका बिजनेस है जो कि आपको खुद लाना है। ठीक है, आप बिजनेस कितने अच्छे से लाते हैं, कितने टाइम में लाते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है और वो आपको ही ग्रोथ पे लेके जाएगा। सिंपल सी बात है। तो बस मुझे इतना ही सवाल था। बहुत अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू। आपको मतलब फर्स्ट राउंड के लिए आप शॉर्ट लिस्ट है, सेकंड राउंड के लिए आपको कॉल आ जाएगा एचआर का। जो भी अपडेट होगा वो आपको कॉल में मिल जाएगा। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है। शायद मेरी कलीग ने थोड़े कम सवाल पूछे हैं, बट इंटरव्यू और भी लंबा हो सकता है, वेट भी करना पड़ सकता है इंटरव्यू के टाइम पे। तो हैव सम पेशेंस, इंटरव्यू होता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अगर आपको बुलाया है और आपको वेट करने के लिए बोला है तो हो सकता है मैनेजर कहीं बिजी हो, या फिर हो सकता है किसी और का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टाइम से चल रहा है, या फिर किसी और कैंडिडेट के साथ वो बिजी है यहाँ पे इंटरव्यू में। आपका भी काफ़ी लंबा इंटरव्यू चल सकता है। तो बहुत ही आड़े टेढ़े भी सवाल पूछते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी सवाल पूछते हैं। टोटली डिपेंड करेगा कि मैनेजर किस टाइप का है, क्या स्ट्रेटेजी से वो सिलेक्ट करता है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी है वो अपनाता है। तो यहाँ केसरी ने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि मेन क्वेश्चन मोटे मोटे यही होते हैं, किस तरह से आपको हैंडल करना है। आपको किसी भी तरीके से मैनेजर को वजह नहीं देनी है कि वो आपको रिजेक्ट करे। मैनेजर वजह ढूंढता रहेगा आपको रिजेक्ट करने की। आपको बस सिलेक्शन पे फोकस करना है कि मुझे आज सिलेक्ट होके जाना है, मुझे 10 कंपनियों में इंटरव्यू नहीं देना, मुझे एक में ही देना है, बिल्कुल परफेक्ट होके जाना है। चाहे एक दिन लेट जाओ आप इंटरव्यू के लिए, पर प्रिपेयर होके जाओ। सारे क्वेश्चन आंसर, क्या किस इंडस्ट्री के लिए जा रहे हो, किस रोल के लिए जा रहे हो, सारी चीज़ें बिल्कुल A to Z क्लियर करके जाओ। अपने रिक्रूटर से पूछो, जिस भी इंडस्ट्री में, अगर उसको सेम इंडस्ट्री में आप किसी को जानते हो उससे रोल क्लियर करके जाओ, क्या इंडस्ट्री में है चल रहा है वो सब पता करके जाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो जैसे कि मैंने इंटरव्यू लिया, जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया एक कैंडिडेट में क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। जैसे कि जो भी प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट आया है उसमें वो कितना इंटरेस्टेड है, कितना वो पढ़ के या देख के या समझ के आया है। ठीक है, उसके कॉम स्किल्स कैसे हैं, कैसे बात करने का तरीका है, क्योंकि वो सिंपल सी बात है, उसका मेन बात कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्लाइंट को समझाना है। और थर्ड पॉइंट इज जो कि एजेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेटवर्क। जितना अच्छा नेटवर्क होगा वो उतने ज़्यादा और उतने अच्छे एजेंट्स बना सकता है, और जितने अच्छे और ज़्यादा एजेंट्स बना सकता है उतना ही बिजनेस खड़ा कर सकता है और उतना ही अपने टारगेट अचीव कर सकता है। इससे एजेंट्स को भी फायदा होगा क्योंकि वो भी कमीशन उनको मिलेगा। इवन कहीं कहीं हम फ्रेशर्स भी हायर करते हैं। जी बिल्कुल। कहीं कहीं पे फ्रेशर्स भी हायर करते हैं सिर्फ उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। बेसिकली वो कैंडिडेट अगर वो अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आ रहा है, तो ऐसी जगह पे हम फ्रेशर भी कंसिडर करते हैं। क्योंकि कभी कभी फ्रेशर्स में ज़्यादा नॉलेज होती है, उनको ज़्यादा समझ होती है कि वो कैसे बिजनेस खड़ा कर सकते हैं मुकाबले उनके जो जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कभी कभार। वी होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके इंटरव्यू क्रैक करने में आपको बेनिफिट देगी।